साल 1631। मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। भारत की गद्दी पर बैठा था बादशाह शाहजहां। दौलत की कोई कमी नहीं थी, सेना विशाल थी और मुगल साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। लेकिन उसी साल शाहजहां की जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसकी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु हो गई। इतिहास की प्रचलित कहानी के अनुसार शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का फैसला किया जिसे दुनिया सदियों तक याद रखे। और यहीं से शुरू हुई ताजमहल की कहानी। सफेद संगमरमर से बनी एक विशाल इमारत, चारों तरफ खड़ी मीनारें, सामने फैला खूबसूरत बगीचा और बीच में मौजूद वह मकबरा जो आगे चलकर पूरी दुनिया में भारत की पहचान बन गया। हर साल लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस इमारत को लेकर दशकों से कई सवाल और विवाद भी चलते रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ताजमहल की कहानी वैसी नहीं है जैसी हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस जगह पर ताजमहल खड़ा है वहां पहले से एक दूसरी इमारत मौजूद थी। कुछ इससे भी आगे जाकर दावा करते हैं कि ताजमहल कभी एक हिंदू मंदिर था। इस कथित मंदिर को तेजो महालय कहा जाता है। लेकिन क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है, या ये कहानी बहुत बाद में बनाई गई एक थियरी है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले ताजमहल के इतिहास को समझना होगा। मुगलकालीन रिकॉर्ड के अनुसार मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर में हुई थी। कुछ समय बाद उनके शरीर को आगरा लाया गया। जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया वह क्षेत्र पहले जयपुर के शासक राजा जय सिंह से जुड़ा हुआ था। मुगलकालीन दस्तावेजों में जमीन के इस लेन देन का उल्लेख मिलता है। यहीं से एक सवाल पैदा हुआ, अगर जमीन पहले राजा जय सिंह से जुड़ी थी तो उस जमीन पर पहले क्या मौजूद था? क्या वहां सिर्फ एक सामान्य हवेली थी? क्या कोई राजपूत इमारत थी, या फिर कोई धार्मिक स्थल था? समय के साथ यही सवाल अलग अलग थियरीज का आधार बन गया। लेकिन ताजमहल को लेकर रहस्य सिर्फ उसकी जमीन तक सीमित नहीं है। इमारत के अंदर और नीचे मौजूद कुछ बंद हिस्सों को लेकर भी वर्षों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि अगर वहां छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये हिस्से आम लोगों के लिए बंद क्यों हैं? सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। कभी किसी बंद दरवाजे की तस्वीर सामने आती है, कभी किसी पुराने गलियारे की, और हर तस्वीर के साथ एक नई कहानी जुड़ जाती है। लेकिन इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर कहानी इतिहास नहीं होती, और हर बंद दरवाजे के पीछे कोई रहस्य भी नहीं होता। इसलिए इस पूरी कहानी में हमें दो चीजों को अलग अलग रखना होगा। एक तरफ वे बातें हैं जिनके पीछे ऐतिहासिक दस्तावेज और पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं। दूसरी तरफ वे दावे हैं जो वर्षों से दोहराए तो जा रहे हैं लेकिन जिनकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई। और इन दोनों के बीच खड़ी है दुनिया की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक, ताजमहल। एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया प्यार की निशानी के रूप में जानती है, लेकिन जिसके इतिहास को लेकर आज भी एक सवाल बार बार उठाया जाता है। आखिर तेजो महालय की कहानी शुरू कहां से हुई? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस कहानी के पीछे सच में कोई ऐसा प्रमाण मौजूद है जिसे इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया? तेजो महालय की कहानी सदियों पुराने किसी मुगल दस्तावेज से शुरू नहीं होती। इस थियरी को सबसे ज्यादा पहचान 20वीं सदी में मिली। इसके पीछे सबसे चर्चित नाम था P.N. ओक, पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक। उन्होंने भारतीय इतिहास की कई प्रसिद्ध इमारतों और घटनाओं को लेकर ऐसी थियरीज पेश की जो मुख्यधारा के इतिहासकारों से बिल्कुल अलग थीं। उनका सबसे चर्चित दावा ताजमहल को लेकर था। ओक का कहना था कि ताजमहल मूल रूप से शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारत नहीं थी। उनका दावा था कि यह उससे पहले मौजूद एक हिंदू इमारत थी जिसे बाद में मुगलों ने मकबरे के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इस कथित इमारत को नाम दिया तेजो महालय। उनके अनुसार यह भगवान शिव से जुड़ा एक मंदिर था। यह दावा धीरे धीरे किताबों और चर्चाओं से निकलकर आम लोगों तक पहुंचने लगा। लेकिन सवाल था कि P.N. ओक इस नतीजे तक पहुंचे कैसे? उन्होंने ताजमहल की वास्तुकला के कई हिस्सों की अपनी तरह से व्याख्या की। उनका कहना था कि इमारत के कुछ डिजाइन हिंदू स्थापत्य से मिलते हैं। उन्होंने कमल के आकार की सजावट का उदाहरण दिया, कलश जैसी आकृतियों की बात की, इमारत के कुछ बंद हिस्सों को लेकर सवाल उठाए, और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि जिस जमीन पर ताजमहल बना वह पहले राजा जयसिंह से जुड़ी हुई थी। ओक के समर्थकों का मानना है कि ये सभी बातें मिलकर इस संभावना की तरफ इशारा करती हैं कि वहां पहले से कोई महत्वपूर्ण इमारत मौजूद थी। लेकिन मुख्यधारा के इतिहासकार इन तर्कों से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि किसी इमारत में कमल या कलश जैसी आकृतियां होना अपने आप में इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह कभी मंदिर थी। मुगल वास्तुकला ने भारत में मौजूद कई स्थानीय डिजाइन और कला परंपराओं को अपनाया था। इसलिए किसी एक वास्तु चिन्ह के आधार पर पूरी इमारत का इतिहास बदल देना सही नहीं माना जा सकता। फिर आता है नाम का सवाल। तेजो महालय, P.N. ओक ने इस नाम को ताजमहल से जोड़कर पेश किया, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां से पहले के किसी प्रमाणित समकालीन दस्तावेज में इस जगह के लिए तेजो महालय नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यही इस थियरी की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। अगर यहाँ वास्तव में इतना महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद था तो उससे जुड़े शिलालेख कहाँ हैं? उस समय के दस्तावेज कहाँ हैं? राजाओं के रिकॉर्ड में उसका स्पष्ट विवरण क्यों नहीं मिलता? इन सवालों के जवाब थियरी के समर्थक और विरोधी अलग अलग तरीके से देते हैं। लेकिन एक बात ऐतिहासिक रिकॉर्ड से जरूर सामने आती है, जिस जमीन पर ताजमहल का परिसर बनाया गया वह राजा जय सिंह से जुड़ी हुई थी। कुछ मुगल रिकॉर्ड उस जगह पर पहले एक हवेली होने की ओर इशारा करते हैं।
यही वह बिंदु है जहां अक्सर दो अलग बातें आपस में मिला दी जाती हैं। पहली बात, क्या ताजमहल से पहले उस जमीन पर कोई इमारत मौजूद थी? इसकी संभावना ऐतिहासिक रिकॉर्ड से दिखाई देती है। लेकिन दूसरी बात, क्या वह इमारत तेजो महालय नाम का शिव मंदिर थी? इस दावे के लिए अब तक ऐसा निर्णायक पुरातात्विक या दस्तावेजी प्रमाण सामने नहीं आया है जिसे मुख्यधारा के इतिहासकार स्वीकार करते हों। फिर भी यह थियरी खत्म नहीं हुई, बल्कि इंटरनेट आने के बाद यह और तेजी से फैलने लगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाई जाने लगीं। कभी ताजमहल के किसी हिस्से को मंदिर का प्रमाण बताया गया, कभी किसी बंद कमरे को रहस्य से जोड़ दिया गया, और धीरे धीरे चर्चा का केंद्र एक नए सवाल पर आ गया। अगर तेजो महालय की थियरी गलत है तो ताजमहल के अंदर मौजूद बंद हिस्सों को जनता के लिए क्यों नहीं खोला जाता? यहीं से ताजमहल के इतिहास का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। वे बंद दरवाजे और कमरे जिनके अंदर क्या है इसे लेकर आज भी तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। ताजमहल को बाहर से देखने वाला इंसान शायद ये सोच भी नहीं सकता कि इस विशाल परिसर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आम पर्यटकों को जाने की अनुमति नहीं है, और जहां कोई जगह बंद होती है वहां सवाल पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन ताजमहल के मामले में इन सवालों ने धीरे धीरे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थियरी का रूप ले लिया। सबसे ज्यादा चर्चा यमुना नदी की तरफ मौजूद निचले हिस्से के कमरों को लेकर होती है। सोशल मीडिया पर इन्हें अक्सर ताजमहल के 22 बंद कमरे कहा जाता है। कई पोस्ट दावा करती हैं कि इन कमरों को दशकों से जानबूझकर बंद रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर इन्हें खोला जाए तो इनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिल सकती हैं। कुछ इससे भी आगे जाकर दावा करते हैं कि इन्हीं कमरों में ताजमहल के असली इतिहास का प्रमाण छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ कहानी और सच्चाई के बीच फर्क करना जरूरी है। इन कमरों का अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है। ताजमहल जैसी विशाल ऐतिहासिक इमारतों में कई ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें आम पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। इसके पीछे सुरक्षा और संरक्षण जैसे कारण हो सकते हैं। लेकिन जब किसी जगह को आम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते तो उसके बारे में कल्पनाएं पैदा होने लगती हैं। यही ताजमहल के साथ भी हुआ। समय के साथ इन बंद हिस्सों की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इन तस्वीरों में लंबे गलियारे दिखाई देते हैं, दरवाजे दिखाई देते हैं, पुरानी दीवारें दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया जो ये साबित करता हो कि इन कमरों में किसी मंदिर के अवशेष या छिपी हुई मूर्तियां मौजूद हैं। इसके बावजूद सवाल खत्म नहीं हुए। मामला अदालत तक भी पहुंचा। साल 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई। इसमें ताजमहल के बंद कमरों को खोलने और वहां मौजूद कथित रहस्यों की जांच कराने जैसी मांगें की गईं। लेकिन अदालत ने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया। अदालत की तरफ से यह साफ संकेत दिया गया कि ऐतिहासिक शोध अदालत के आदेश के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर किसी विषय पर शोध करना है तो उसके लिए उचित अकादमिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से जुड़ी तस्वीरों और जानकारियों की भी चर्चा हुई। बताया गया कि संरक्षण के काम के दौरान इन हिस्सों की देखभाल की जाती रही है। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। बंद होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि उन कमरों को दशकों से किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के समर्थकों के लिए सवाल अभी भी बाकी था। अगर वहां कुछ नहीं है तो आम जनता को अंदर जाने क्यों नहीं दिया जाता? इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण से जुड़ा है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई प्राचीन स्मारकों के कुछ हिस्से आम पर्यटकों के लिए बंद रहते हैं। हर दिन हजारों लोगों को किसी कमजोर या संवेदनशील हिस्से में जाने देना इमारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन ताजमहल के मामले में बंद कमरों की कहानी इतनी फैल चुकी थी कि अब हर बंद दरवाजा किसी रहस्य का संकेत माना जाने लगा। फिर एक और दावा सामने आता है, ताजमहल के नीचे मौजूद संरचनाएं। कुछ लोग दावा करते हैं कि जमीन के नीचे ऐसे हिस्से हैं जिनकी कभी पूरी जांच नहीं की गई। लेकिन पुरातत्व और वास्तुकला के विशेषज्ञ बताते हैं कि नदी के किनारे बनी इतनी विशाल इमारत के नीचे मजबूत नींव और कई संरचनात्मक हिस्सों का होना असामान्य बात नहीं है। यमुना नदी के बिल्कुल पास खड़े ताजमहल को सदियों तक स्थिर रखने के लिए उसकी नींव बेहद महत्वपूर्ण थी। फिर भी सवाल पूरी तरह खत्म नहीं होते, क्योंकि ताजमहल के इतिहास में एक बात सच है, जिस जगह पर यह परिसर बना वहां शाहजहां के निर्माण से पहले भी कुछ मौजूद था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक पुरानी संपत्ति या हवेली की ओर इशारा करते हैं। लेकिन उस पुरानी इमारत का वास्तविक स्वरूप क्या था? वह कितनी बड़ी थी और नए निर्माण में उसके किसी हिस्से का इस्तेमाल हुआ या नहीं? इन सवालों को लेकर अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। यहीं से हमें थियरी से बाहर निकलकर असली ऐतिहासिक प्रमाणों की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि अगर ताजमहल वास्तव में किसी पुरानी इमारत को बदलकर बनाया गया था तो उसका जवाब सिर्फ बंद कमरों में नहीं मिलेगा। उसका जवाब उस समय के दस्तावेजों में मिलेगा, शाहजहां के दरबार के रिकॉर्ड में मिलेगा, यात्रियों के लिखे विवरणों में मिलेगा, इमारत की वास्तुकला में मिलेगा और उन पुरातात्विक प्रमाणों में मिलेगा जो किसी थियरी से नहीं बल्कि वैज्ञानिक जांच से सामने आते हैं। अब असली सवाल यही था, जब इन सभी प्रमाणों को एक साथ रखा जाता है तो कहानी किस तरफ जाती है? ताजमहल की तरफ या तेजो महालय की तरफ? अब तक हमारे सामने दो बिल्कुल अलग कहानियां खड़ी थीं। एक तरफ वह इतिहास था जिसे दुनिया ताजमहल के बारे में जानती है, दूसरी तरफ तेजो महालय की थियरी थी। अब फैसला कहानियों से नहीं किया जा सकता था। इसके लिए हमें उस समय के रिकॉर्ड देखने पड़ते हैं जब ताजमहल बनाया जा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में मुगल दरबार के दस्तावेज आते हैं।
शाहजहां के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास बादशाहनामा ताजमहल से जुड़ी घटनाओं की जानकारी देता है। इन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि मुमताज महल को आगरा में उस स्थान पर दफनाया गया जो राजा जयसिंह से लिया गया था। वहां पहले एक संपत्ति मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। यही बात कॉन्स्पिरेसी थियरी के समर्थक भी बार बार उठाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क है। किसी जमीन पर पहले कोई इमारत मौजूद होना और उसी इमारत का तेजोमहल नाम का शिव मंदिर होना दो बिल्कुल अलग दावे हैं। पहली बात के समर्थन में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। दूसरी बात के समर्थन में अभी तक कोई ऐसा सर्वमान्य प्रमाण सामने नहीं आया है जो इसे स्थापित ऐतिहासिक तथ्य बना सके। इसके बाद ताजमहल की वास्तुकला को देखा जाता है। इसका विशाल गुंबद, 4 मीनारें, कुरान की आयतों की सुलेखकारी, चारबाग शैली, संगमरमर पर की गई पच्चीकारी और पूरे परिसर की योजना, इतिहासकार इसे मुगल वास्तुकला के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। ताजमहल अचानक किसी एक दिन पैदा हुआ डिजाइन नहीं था। उससे पहले हुमायूं का मकबरा और इत्माद उद दौला का मकबरा जैसी इमारतों में ऐसे कई वास्तु तत्व दिखाई देते हैं जो बाद में ताजमहल में और ज्यादा विकसित रूप में सामने आए। लेकिन थियरी के समर्थक एक अलग तर्क देते हैं। वे कमल की आकृतियों और कलश जैसे डिजाइन की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ये हिंदू वास्तुकला के संकेत हैं। लेकिन भारतीय इतिहास की इमारतों को समझते समय एक बात बहुत जरूरी है। यहाँ की वास्तुकला हमेशा एक दूसरे से प्रभावित होती रही है। मुगल इमारतों में भारतीय कारीगरों ने काम किया, स्थानीय कला और फारसी परंपराएं आपस में मिली। इसलिए किसी एक डिजाइन का इस्तेमाल अपने आप में किसी इमारत की पुरानी पहचान साबित नहीं करता। फिर सवाल आता है कि क्या ताजमहल के निर्माण के दूसरे प्रमाण भी मौजूद हैं? यूरोपीय यात्रियों के विवरण इस मामले में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 17वीं सदी में भारत आए कुछ विदेशी यात्रियों ने शाहजहां के समय आगरा में एक विशाल मकबरे के निर्माण का उल्लेख किया। ये विवरण इस बात के स्वतंत्र संकेत देते हैं कि उस समय वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा था। इसके अलावा ताजमहल परिसर के शिलालेख और उसकी सजावट भी शाहजहां के काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। यानी उपलब्ध ऐतिहासिक तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। जिस जमीन पर ताजमहल बना वहां पहले कोई संपत्ति मौजूद थी। ये बात असामान्य भी नहीं है। बड़े शाही निर्माण अक्सर पहले से मौजूद जमीन और संपत्तियों पर किए जाते थे। लेकिन अब तक ऐसा निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि वहां तेजोमहल नाम का कोई शिव मंदिर था जिसे सीधे ताजमहल में बदल दिया गया। यही कारण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मुख्यधारा के अधिकांश इतिहासकार तेजोमहल थियरी को स्थापित इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं कि इतिहास में सवाल पूछना गलत है। सवाल पूछना ही नई खोजों की शुरुआत करता है। लेकिन किसी सवाल और उसके जवाब के बीच प्रमाण की एक लंबी दूरी होती है और इतिहास में उस दूरी को सिर्फ अनुमान से पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी ताजमहल को लेकर एक दिलचस्प सच्चाई हमारे सामने रहती है। हम उसके निर्माण के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हर छोटी जानकारी हमारे पास नहीं है। कुछ हिस्से आम लोगों के लिए बंद हैं, कुछ पुरानी संरचनाओं के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है और यही खाली जगह थियरीज को जन्म देती है। अब सवाल यह नहीं था कि कौन सी कहानी ज्यादा रोमांचक है। सवाल यह था कि उपलब्ध प्रमाण हमें किस निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं और क्या ताजमहल के इस विवाद का कोई ऐसा जवाब संभव है जो इतिहास और रहस्य दोनों को सही जगह पर रख सके। तो आखिर इस पूरी कहानी का सच क्या है? क्या ताजमहल वास्तव में शाहजहां द्वारा मुमताज महल की याद में बनवाया गया मकबरा है, या फिर उसके सफेद संगमरमर के पीछे किसी और इमारत का इतिहास छिपा हुआ है? अगर हम आज उपलब्ध प्रमाणों को देखें तो तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देती है। ताजमहल के निर्माण से जुड़े मुगलकालीन रिकॉर्ड मौजूद हैं। उस समय भारत आए विदेशी यात्रियों के विवरण मौजूद हैं। इमारत की वास्तुकला और शिलालेखों का अध्ययन मौजूद है। इन सभी को एक साथ देखने पर मुख्यधारा का ऐतिहासिक निष्कर्ष यही है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में मुमताज महल के मकबरे के रूप में किया गया था। लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया वह पहले राजा जयसिंह से जुड़ी हुई थी और वहां पहले एक संपत्ति मौजूद थी। यहीं से सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। पहले कोई इमारत मौजूद थी, इसका मतलब अपने आप यह नहीं होता कि वह तेजोमहल नाम का शिव मंदिर थी। उस दावे को साबित करने के लिए स्वतंत्र और ठोस प्रमाण चाहिए, और अब तक ऐसा कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जिसे इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया हो। फिर आते हैं वे चर्चित बंद कमरे। उनका अस्तित्व वास्तविक है, लेकिन उनके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी होने या मंदिर के निर्णायक प्रमाण मौजूद होने की बात अभी तक साबित नहीं हुई है। ऐतिहासिक इमारतों के कई हिस्सों को संरक्षण और सुरक्षा के कारण आम लोगों के लिए बंद रखना सामान्य बात है। इसलिए सिर्फ किसी दरवाजे का बंद होना अपने आप में किसी साजिश का प्रमाण नहीं बन जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि लोगों को सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। इतिहास सवालों से ही आगे बढ़ता है। नई खुदाई, नए दस्तावेज, नई तकनीक और नई रिसर्च कई बार उस इतिहास को भी बदल देती है जिसे हम वर्षों तक सच मानते आए हैं। इसलिए अगर भविष्य में कोई नया और प्रमाणित सबूत सामने आता है तो इतिहासकारों को उसे भी उतनी ही गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन तब तक हमें प्रमाण और संभावना के बीच फर्क बनाए रखना होगा। ताजमहल की कहानी हमें शायद यही सबसे बड़ी बात सिखाती है। इंटरनेट के दौर में कोई भी दावा कुछ घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। एक तस्वीर, एक बंद दरवाजा,
एक अधूरा दस्तावेज, और देखते ही देखते उसके चारों तरफ एक पूरी कहानी बन जाती है। लेकिन इतिहास में सबसे रोमांचक कहानी हमेशा सच नहीं होती, और सबसे लोकप्रिय थियरी हमेशा इतिहास नहीं बन जाती। तेजो महालय का दावा आज भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा है। उस पर सवाल पूछे जाते हैं, उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं, उसका विरोध भी किया जाता है, लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर इसे अभी तक स्थापित इतिहास के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना नहीं था कि आपको क्या मानना चाहिए। मकसद था दोनों तरफ के दावों को समझना और फिर उपलब्ध प्रमाणों को देखना। अब फैसला आपका है। क्या ताजमहल के बंद दरवाजों के पीछे सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत के सामान्य बंद हिस्से हैं, या भविष्य में कभी कोई ऐसी खोज सामने आएगी जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे देगी? इसका जवाब शायद आने वाला समय ही देगा। लेकिन तब तक सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत यमुना के किनारे वैसे ही खड़ी रहेगी। हर दिन हजारों लोग इसे देखने आएंगे। कोई इसे मोहब्बत की निशानी कहेगा, कोई इसकी वास्तुकला को देखेगा, और कोई इसकी बंद दीवारों के पीछे छिपे सवालों के जवाब खोजता रहेगा। क्योंकि कुछ इमारतें सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनती, वे खुद एक सवाल बन जाती हैं, और ताजमहल शायद उन्हीं में से एक है।